हम आपको लिख के पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन होता है। फिर से आंख बंद करिए। पुर्तगाली के द्वारा पहला वायसराय, बोलिए, अल्मीरा 1505 ईस्वी। निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं कि डच का हॉलैंड में स्थापना, उसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांस में स्थापना होती है। कोसे कब्जा, कोसे कर्क, याद रखिएगा कोचीन में किया, ध्यान में रखना है। ये दुर्गा माता जो है ना, याद रखिएगा, दुर्गा माता जो है ना, भाला लेके कोच के मार देता है। नहीं, हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाला कोचिया देंगे। देखिए वास्को डी गामा कहां आया, जल्दी से बोलिएगा। कालीकट के तट पर आया। कब आया, जल्दी से सोचिएगा। 1498 में, 1498 ईस्वी में, याद हो गया होगा। वास्को डी गामा कालीकट तट पर जब पहुंचता है तो याद रखिएगा उसका स्वागत कौन करता है, जमेरीन ने करता है। जल्दी से बताइएगा किसने करता है, तो जमेरीन ने। वास्को डी गामा का देखिए जमेरीन ने स्वागत किया, अलग अलग शासकों के द्वारा स्वागत किया गया। तो वास्को डी गामा जब कालीकट तट पर पहुंचते हैं तो उसका स्वागत किसने किया, जल्दी से सोचिएगा, जमेरीन ने, ठीक है ना। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय, जल्दी से बताइएगा। देखिए भारत में प्रथम वायसराय अंग्रेज के जमाने में हम लोग जानते हैं, लेकिन याद रखना है जब पुर्तगाली उपनिवेशक हमारे देश में आया तो उन्होंने भी भारत में अपना वायसराय नियुक्त किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। पुर्तगाली के द्वारा भारत में नियुक्त किए गए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम वायसराय के रूप में भारत में प्रथम वायसराय किसके द्वारा, तो पुर्तगाली उपनिवेशकों के द्वारा, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। वास्को डी गामा एक नाविक था, ये भी जानते हैं। देखिए वास्को डी गामा कालीकट तट पर 1498 में यानी 1498 ईस्वी में आते हैं। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन और जुड़ जाता है, केप ऑफ गुड होप। ध्यान रखना है, केप ऑफ गुड होप होकर समुद्री मार्ग से पहली बार वो भारत पहुंचता है। भारत में कालीकट तट पर पहुंचता है। कालीकट तट पर उसका स्वागत किसने करता है, तो जमेरीन ने करता है। क्या याद रखिएगा, जमेरीन ने करता है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से याद हो गया, एकदम जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए जब हमारे पास वास्को डी गामा का नाम आता है ना, तो एक नाम और आप जानते हैं, कोलंबस का नाम। तो ध्यान रखना है वास्को डी गामा पुर्तगाल, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और कोलंबस बात करें तो कहां के निवासी थे, स्पेन के निवासी थे। क्या याद रखना है, स्पेन के निवासी थे। कोलंबस यानी क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के राजा, ध्यान में रखना है, कोलंबस ने स्पेन के राजा, ध्यान में रखना है, वो था हमारा फेर्डिनांद। याद रखना है फेर्डिनांद और उसकी रानी इसाबेला के द्वारा इसके संरक्षण में यात्रा को प्रारंभ करता है। और 1492 में अमेरिकी महाद्वीप की खोज इन्होंने करता है, जबकि वो भारत के लिए ही निकला था और भारत ही पहुंचना था, लेकिन उन्होंने अमेरिका की खोज किया कोलंबस ने। और कोलंबस ने अमेरिका को भारत समझ लिया था, लेकिन ध्यान रखना है भारत समझकर उसे गलत मान लिया था। एक्चुअली वो अमेरिका महाद्वीप था। और 1492 ईस्वी, याद रखना है, स्पेन के वो निवासी थे। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। एक ईस्वी 1498 और दूसरा ईस्वी 1492। 1498 किसके लिए, 1492 किसके लिए, ये दो ईस्वी आप पहले याद रखिए। पहले 92 है लेकिन वो कोलंबस के लिए है, 98 है वो हमारा वास्को डी गामा के लिए है। ये दो ईस्वी आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारे वन लाइनर बुक के अकॉर्डिंग है वो है कैप्टन कुक। याद रखना है कैप्टन कुक जो है वो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के निवासी थे। ध्यान रखना है कैप्टन जेम्स कुक, याद रखना है पूरा नाम कैप्टन जेम्स कुक, ब्रिटेन के प्रसिद्ध खोजकर्ता थे। ये सभी जो यात्री थे ना वो खोज के लिए निकले थे, जैसे भारत का खोज करना या भारत के समुद्री मार्ग का खोज करना, अमेरिका का खोज करना। उसी तरह से यह भी एक खोजकर्ता थे जिसका नाम था कैप्टन कुक यानी कैप्टन जेम्स कुक। ध्यान रखना है वो ब्रिटेन के निवासी थे जिसने प्रशांत महासागर की यात्रा की। बिल्कुल आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रशांत महासागर की यात्रा करने वाले कौन थे, तो याद रखना है
कैप्टन कुक या कैप्टन जेम्स कुक कहां के थे? तो ब्रिटेन के। प्रसिद्ध कौन थे? तो ध्यान रखना खोजकर्ता। नाविक की बात करें तो नाविक वास्को डी गामा, ध्यान में रखना, नाविक के रूप में वास्को डी गामा ध्यान में रखना है, और खोजकर्ता के रूप में कैप्टन कुक का नाम याद रखना है, जो प्रशांत महासागर की यात्रा किया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों का भी वो सर्वेक्षण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों का भी वो सर्वेक्षण करते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा तस्मान। क्या याद रखना है? तस्मान वो हॉलैंड यानी डच के निवासी थे। तस्मान क्या था? याद रखना इसका पूरा नाम एबल तस्मान। डच यानी हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी कहते हैं, वहां के ये नाविक थे। तो याद रखना है वास्को डी गामा भी नाविक। और क्या? तो तस्मान भी हमारा डच के नाविक थे, और इन्होंने 1642 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा। यहां भी हमारा क्या है? देखिए यहां पर हमारा 1498 है, और यहां पर हमारा क्या था? 1492, और यहां पर आ गया अब हमारा क्या? तो ध्यान रखना है 1642 ईस्वी में तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज वो करते हैं। उसके नाम से ही तस्मानिया द्वीप का भी नाम रखा जाता है। ये बेहतरीन तथ्य है, और ये मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी बीपीएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए सभी टर्म आपको याद रखने होंगे बेहतरीन तरीके से। पहले को और फिर वो, कोखा गघ में पहले को फिर वो, तो ध्यान रखना है कोलंबस पहले यानी 1492, उसके बाद 1498। ये कौन थे कोलंबस? तो आप सभी जानते हैं अमेरिका के खोजकर्ता थे। स्पेन के संरक्षण में उन्होंने यात्रा किया था, यह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोलंबस ने अमेरिकी यात्रा जो किया था वो स्पेन के संरक्षण में रहकर उन्होंने किया था, ये बातें पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा की बात करेंगे तो 1498, याद रखना पहले को यानी 92, 98 बोले तो वो, बिल्कुल ध्यान रखना है वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग से भारत आए, भारत में कालीकट तट पर पहुंचा, है ना, ध्यान रखना है वास्को डी गामा पुर्तगाली थे, बिल्कुल आपको याद रखना है। कमेंट में बताइएगा। अब देखिए मजा तो तब आएगा ना जब आप धराधर कमेंट में जवाब दीजिएगा। कमेंट में ये बताइए कि वास्को डी गामा का कालीकट तट पर, ये जो पुर्तगाली थे, इनका भारत आने पर कालीकट तट पर स्वागत किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा स्वागत किया गया वास्को डी गामा का? जल्दी से बताना है। अगला चलिएगा, अगला नाम है हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बिल्कुल ध्यान रखना है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की बात करना है तो 1500 में आपका अलमारी आ जाएगा। याद रखना है 1500 रुपया में जनरली आपको अलमीरा आ जाएगा। तो याद रखना है अलमीरा की बातें 1505 ईस्वी। यह कौन थे? तो देखिए भूल मत जाइयो, पहला वायसराय। क्या याद रखना है? पुर्तगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा नियुक्त पहला वायसराय था। याद रखना इसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान रखना है किसके से संबंधित है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 ईस्वी, भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब देखिए जब फ्रांसिस्को की बात होती है ना, तो फ्रांसिस्को डी की बात होती है ना, तो एक नाम होता है अल्मीरा और एक होता है अल्बुकर्क। ध्यान रखना है अल्मीडा 1505 और अल्बुकर्क की बात करें तो 1509। भूलिएगा क्या? बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और फिर अल्बुकर्क, याद रखना है 1509 ईस्वी, दो अलग अलग नाम। तो याद रखना है 1510 में गोवा पर इन्होंने कब्जा किया और वहां पर लैंड पॉलिसी को लाए जाने के लिए इनका नाम याद रखना है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क कौन थे? ये दोनों एक ही जगह हम आपको लिख के पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन होता है। फिर से आंख बंद करिए। पुर्तगाली के द्वारा पहला वायसराय, बोलिए, अल्मीडा 1505 ईस्वी, और अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 ईस्वी। और ध्यान रखना है उन्होंने गोवा पर कर लिया कब्जा। कब्जा को से कब्जा, को से कर्क, याद रखिएगा। इसमें देखिए अल्मीरा में नहीं है ना, लेकिन को से कब्जा, को से कर्क, यानी गोवा पर इन्होंने कब्जा कर लिया, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं जब इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उसी दौरान 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। लेकिन आप सभी को यह पता होना चाहिए, सभी जानते भी होंगे जब गहन अध्ययन किए होंगे, तो अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में करता है क्या? नहीं, इंग्लैंड में वो स्थापित करते हैं और उसका प्रभाव
यानी उसका पूरा, क्योंकि उन्होंने भारत में आकर अपना व्यापार किया। तो ये कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अंग्रेज का, इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1600 ईस्वी में। भारत में कब हुआ आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है, इसी सेशन में आपको इसका जवाब निश्चित तौर पर मिल जाएगा। देखिए इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इंग्लैंड में, कहा इंग्लैंड में। आपको बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, कमेंट करके बताइए। अगला चलेगा, जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पढ़ लिए 1600 ईस्वी में, तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होता है, यानी पहले अंग्रेज उसके बाद डच। आपको ध्यान रखना, ये सभी कंफ्यूजन भी अभी हटाएंगे, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आता है, बिल्कुल याद रखना है। जिस तरह से इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज का, उसी तरह से हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये भी बातें आप ध्यान रखिएगा। फिर 1605 ईस्वी की बात होती है, डच अराइवल इन इंडिया। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, और उसके बाद डच जो है हमारे देश में आते हैं। वो भारत में अपना डच का कारखाना ओपन करता है। कहां पे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मसूलीपट्टनम में। कहा, तो मसूलीपट्टनम में वो डच का कारखाना लगता है। याद रखिएगा, पुर्तगाली कहां पर, जल्दी से बताइएगा, पुर्तगाली कहां पर, ये याद रखना है, कालीकट। और डच जो अपना पहला कारखाना खोलता है वो मसूलीपट्टनम, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेज जब आते हैं, याद रखना है, तो वो सूरत, याद रखना है, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस के शासनकाल में अंग्रेजों का भारत में पहला आगमन होता है। अंग्रेजों का भारत में पहला आगमन व्यापार करने के लिए, ध्यान रखना है, वो सूरत में, बिल्कुल आपको याद रखना है, विलियम हॉकिंस नाम याद रखना है। उसी क्रम में आप, जब हम लोग ईयर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो बैटल ऑफ सूरत, जब यहाँ सूरत की बात होती है तो बैटल ऑफ सूरत आता है। सूरत में 9 सैनिकों के साथ युद्ध होता है और अंग्रेजों की पुर्तगालियों पर विजय हो जाता है। यानी इससे पहले जो पुर्तगाली भारत में आकर अपना व्यापार कर रहे थे, अंग्रेजों के आने के बाद, पुर्तगालियों को हराने के बाद उस पर विजय प्राप्त करते हैं, और ये फर्स्ट विक्ट्री के रूप में देखा जाता है, जो कि 1612 में, याद रखना है, बैटल ऑफ सूरत होता है, जो कि एक 9 सैनिकों के द्वारा लड़ा गया ये युद्ध होता है। याद रखना है, सर थॉमस रियो, बिल्कुल याद रखना है, ये सर थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की इन्हें अनुमति दी जाती है। यानी याद रखना है कि अंग्रेजों ने जब भारत में आकर व्यापार करना चाहा, तो याद रखना है कि उन्हें व्यापार करने की अनुमति मुगलों के द्वारा दी गई। तो ध्यान रखना है, जहांगीर के दरबार में आते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आते हैं और उन्हें व्यापार की अनुमति दे देता है। 1615 ईस्वी की ये बातें होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जिस तरह से हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लिए, उसी तरह से आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखना है। 1664 ईस्वी में हम लोग चले गए, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांस में स्थापना होती है। निश्चित तौर पर आप जान रहे हैं कि डच का हॉलैंड में स्थापना, उसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फ्रांस में स्थापना होती है। निश्चित तौर पर आप इस बातों को भी समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा आने जाने का अराइवल का क्रम था, उसे एक बार आप पुनः इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये जीएस का क्लास 19 से 20 दिन लगातार क्लास मिलेगा रात्रि के 9 बजे, और आपका ये पूरा खत्म कराएंगे। और इसका कंप्लीट बाइलिंगुअल पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, और फिर आपको बता दी जाएगी कि हमारा ये पेड पीडीएफ भी होगा, और आपको इसका निःशुल्क पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्तियों का अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अल्बुकर्क, यानी दूसरा वाला, ध्यान रखना है, 1509 ईस्वी वाला, बिल्कुल ध्यान रखना है। अल्बुकर्क जिन्होंने गोवा में कब्जा किया, को से कब्जा हम बता दिए थे, अल्बुकर्क यानी गोवा पर कब्जा वाली बातें 1509 ईस्वी आपको हम पढ़ा चुके हैं। 1509 ईस्वी देखिए, आपको भूलने नहीं देंगे हम। 1509 ईस्वी हम पढ़ा चुके हैं, कहां भाग गया? 1509 ईस्वी कहां मिलेगा? देखिए देखिए, अल्बुकर्क
को से कब्जा, को से कर्क और 1509 ईस्वी, है ना। ये बातें एकदम निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ये ही भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये क्वेश्चंस लाखों बार कंपटीशन में पूछा गया है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया, जल्दी से बताइएगा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन, ध्यान रखना है, कोचीन में किया था, है ना। कालीकट क्या था, तो कालीकट के तट पर आया था, जमेरीन ने स्वागत किया था। और याद रखना है कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कहां पर किया, प्रथम दुर्ग, क्या याद रखना है, प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया। ध्यान में रखना है, ये दुर्गा माता जो है ना, याद रखिएगा, दुर्गा माता जो है ना, भाला लेके कोच के मार देता है। नहीं, हम लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाला कोचिया देंगे, समझ रहे हैं ना। तो याद रखना है दुर्ग यानी दुर्गा माता, कोच मतलब कोचीन, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। सोच के देखिए, मध्यकाल की बात करेंगे तो भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगाली ही थे। व्यापार करने वाला पहला कौन था, पुर्तगाली ही था, बिल्कुल आपको भूलने नहीं देंगे हम बता दे रहे हैं। इस पर आधारित एमसीक्यूज भी लाएंगे अगर आपका प्यार और व्यूज अगर मस्त मस्त आया तो, और इससे रिलेटेड ट्रिक भी लाएंगे, हर लाइन पर हर ट्रिक को जबरदस्त तरीके से याद कराएंगे। राज सर है मेरा नाम, याद रखिएगा। चलिए, भारत में प्रथम याद रखना है, सबसे पहले समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया। देखिए, जब भी प्रथम की बात हो और व्यापार से संबंधित बात हो, याद रखना व्यापारिक संबंध भी पुर्तगाली ने की, और समुद्री व्यापारिक केंद्र की बात करेंगे तो भी हमारा पुर्तगाली ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, पांडिचेरी पर कब्जा, इससे पहले अल्बुकर्क की बात हुई थी। कर्क मतलब कब्जा, लेकिन किस पे कब्जा, तो गोवा पे कब्जा। अब हम लोग पांडिचेरी की बात कर रहे हैं, जब पांडिचेरी पर कब्जा की बात करें, करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, यहां भी हम लोग पुर्तगाली ही ध्यान में रखेंगे, पुर्तगाली ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस एग्जाम में भी जीके जीएस का क्वेश्चन आता है, निश्चित तौर पर आता है, और जो हमारे साथ जीएस को नहीं देखेंगे ना, वो फ्यूचर में जरूर पछताएंगे, क्योंकि 19 दिन में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री हम समझाएंगे। देखिए ये कितना बेहतरीन सीरीज आपको हम दे रहे हैं। चलिए, पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना लिया था। पुर्तगालियों ने हुगली को, ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने किसको बंगाल में अड्डा बनाया था, तो हुगली को, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, हुगली नदी, ध्यान रखना हुगली को, और समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था, बंगाल की खाड़ी से संबंधित ये बातें है, ये याद रखना है। कलकत्ता का संस्थापक, ध्यान रखना है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कलकत्ता का संस्थापक की बात अगर करें तो याद रखना है जॉब चारनोक, क्या याद रखना है, कलकत्ता की स्थापना की बात करें तो जॉब चारनोक याद रखना है। कोई दिक्कत है, जॉब चारनोक किसका, कलकत्ता की स्थापना की बात हो जाएगी। चलिए, इसका मतलब अभी हम लोग बहुत कुछ सीखे, उस चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भारत में यूरोपीय शक्तियों से संबंधित पहली घटना, नहीं कौन पहला आया कौन बाद में आया, इस तरह से ना उलझने के लिए हमने भारत में यूरोपीय शक्ति से संबंधित जो भी पहली घटना है ना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट रिलेटेड यूरोपियन इन इंडिया में, जैसे कि क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, मेरा मुंह देखिए, स्क्रीन नहीं देखिएगा, जल्दी से बोलिए, तो खुद से पूछिए, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री, आप बोलेंगे अल्मीडा, बोलेंगे अलमारी में बंदे कर देंगे। देखिए, भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री की अगर हम बात करें तो ध्यान में रखना है मार्को पोलो, क्या याद रखना है, मार्को पोलो, याद रखना है। कब आया था, 1292 ईस्वी में आया था। देखिए यहाँ यात्री है, बस यात्रा करने वाला, व्यापारी नहीं था, व्यापार के उद्देश्य से नहीं आया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री मार्को पोलो, बिल्कुल आपको याद रखना है, 1292 ईस्वी, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अगला चलिएगा, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय, जब समुद्री मार्ग की बात हो यानी भारत आने का समुद्री मार्ग का खोज करने वाला था वास्को डी गामा, याद रखना है क्या, वास्को डी गामा 20 मई 1498 को आया, 1498 को आया था, याद रख लियो, ठीक है ना। अगला चलिएगा,
भारत में पहला यूरोपीय समुद्री शक्ति, आप सभी को पता है भारत में पहली यूरोपीय समुद्री शक्ति के लिए पुर्तगाली को जाना जाता है। भारत में पहला यूरोपीय गवर्नर या वायसराय, जल्दी से बोलिएगा, पहला गवर्नर बोल दो या वायसराय बोल दो, यूरोपीय लगा हुआ हो, क्या याद रखना है, यूरोपीय लगा हुआ हो, तो ये हमारा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा 1505 ईस्वी, आपको याद रखना है। ये सभी क्या है, पहला पहला, देखिए सब क्या है, पहला, देखिए है ना, याद रखना है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। चलिए अल्मीरा हो गया। अब देखिए गोवा पर अधिकार, अधिकार मतलब कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय नेता, तो देखिए कब्जा यानी अधिकार करने वाला कर्क यानी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, 1509 या 10, ध्यान रखना है 1509 या 10, कहीं कहीं अलग अलग ऑप्शन रहता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बार्टर ट्रेड शुरू करने वाला कौन था, पुर्तगाली ही था। बार्टर ट्रेड समझते हैं ना, एक के बदले, किसी वस्तु के बदले कोई चीज मिलना, ये बार्टर सिस्टम था, ये सभी जानते ही हैं। इसको शुरू करने वाला पुर्तगाली ही थे। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति, पहला यूरोपीय शक्ति आपको बता दिए, पहला पुर्तगाली और दूसरा यूरोपीय शक्ति क्या, तो डच, बिल्कुल याद रखना है, 1602 में आया था। ठीक है, अगला चलिएगा, भारत में पहली बार फैक्ट्री स्थापित करने वाला कौन था, तो पुर्तगाली ही थे, 1502 ईस्वी में, कोचीन, बिल्कुल याद रखना है, कोच्चि। चलिए अंग्रेज कंपनी की स्थापना, अंग्रेज कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में होता है। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ लगता है, बहुत बहुत बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम इसको बोलेंगे, मसूलीपट्टनम, कब, तो 1611 ईस्वी। पूर्वी भारत में, अब देखिए भारत में पहला, अब यहाँ है पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना, तो याद रखना है बालासोर उड़ीसा में है, 1633 ईस्वी, इसके लिए ध्यान रखना है। तीसरी यूरोपीय शक्ति, पहली और दूसरी हो गया, अब तीसरी यूरोपीय शक्ति जो भारत आई वही था हमारा अंग्रेज, और अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है। चलिए भारत में अगर हम लोग पहली अदालत की बात करें, यह भी 1612 ईस्वी में सूरत में ही देखा जाता है। पहला डच कारखाना भारत में मसूलीपट्टनम, 1605 ईस्वी। पहली फ्रांसीसी बस्ती सूरत में 1668 ईस्वी में, और याद रखना ये सूरत में ये जो फ्रांसीसी बस्ती था, मुख्य केंद्र पांडिचेरी, कब, 1674 ईस्वी में। पहला डेनिश कारखाना अगर पूछा जाए, पहला डेनिश कारखाना त्रावेंद्रम, बिल्कुल याद रखना है, त्रावणकोर जिसको हम लोग बोलते हैं, 1620 ईस्वी। और पहली स्वदेश ऑस्ट्रेलियन व्यापार प्रवेश की बात करें तो 18वीं सदी में, जो कि बिल्कुल असफल रहा था, याद रख लियो। अगला चलिएगा, ब्रिटिश वर्सेस भारतीय शक्ति का पहला युद्ध हुआ सूरत में, याद रखना है वो हो जाएगा 1612 ईस्वी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच भी युद्ध होता है और अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसियों को हराकर भागना पड़ता है, और यह था हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। कब लड़ा गया था, तो 1746-48 में, ठीक है ना। अंग्रेजों की पहली विजय जो होती है सबसे बड़ी विजय के रूप में, पलासी की लड़ाई, कब, 1757 में। 1857 से लगातार 100 साल पहले चले जाएंगे। बैटल ऑफ पलासी 1757। आप कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, जल्दी से बताइएगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला चलिएगा, अंग्रेजों को पहली बार दीवानी का अधिकार दिया गया। अंग्रेजों को पहली बार दीवानी का अधिकार कब दिया गया, तो बक्सर की लड़ाई के बाद, जब इलाहाबाद संधि होती है 1765 ईस्वी में, 1764 में बक्सर की लड़ाई और उसके बाद इलाहाबाद की संधि। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद होती है, तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 और इलाहाबाद की संधि 1765, ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें पहला ब्रिटिश आधुनिक नगर, तो याद रखना है ब्रिटिशर्स का पहला आधुनिक नगर था कोलकाता, याद रखना है जॉन चार्नक, 1690 ईस्वी। और पहला टैक्स फ्री ट्रेड का परमिशन देता है, याद रखना है, परमिशन को उर्दू में फरमान कहते हैं, और वो फर्रुखसियार ने दिया था 1717 ईस्वी में। और पहला आधुनिक शिक्षा संस्थान की बात करें तो ब्रिटिश रूल के साथ आधुनिक शिक्षा 1770 ईस्वी में ही जारी होती है। तो ये देखिए, ये हमारा
आज का ये डेमो का क्लास है। आप सभी को डेली एक टॉपिक निश्चित तौर पर हम कवर कराएंगे और इस टॉपिक में आपको 100% इसी तरह का मजेदार क्लास आएगा। ये डेमो के रूप में आपको आज का पहला क्लास मिल रहा है, जहां पर हम लोग 14 पॉइंट तक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें सब पॉइंट भी हैं, जिसमें जैसे 24 टॉपिक और भी कवर कर लिए। ये सीरीज आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। ये देखिए, जैसे पहला टॉपिक हमारा है, इसमें कुल मिलाकर आपको इस तरह से कितने पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो आप देख लीजिए, ये हमारा 35 पॉइंट एक टॉपिक में है, जिसमें लगभग आपको 1 घंटे का समय लगेगा। आप सभी को वन लाइनर के फॉर्मेट में जीएस पॉइंटर विथ एमसीक्यू, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं, और इसमें हम लोगों का टॉपिक 1, ये आप जानेंगे कि टॉपिक 1 है। आप सभी 2 दिन से क्लास देख रहे हैं। आप सभी को इससे पहले वाला क्लास 1.5 घंटे का मिला है, जरूर आप उसे देख लेंगे। और ये दूसरा पार्ट है, जिसमें आज खत्म हो जाएगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंक्लूड किया है इस कंटेंट्स में घटना चक्र। ये हमारा घटना चक्र हिंदी में आता है, इसको हमने बाइलिंगुअल किया है। तो जीएस पॉइंटर ये मेरे द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है, आप इसे मंगवा सकते हैं। और एक न्यू पुस्तक अराइवल है, आप सभी जानते हैं, फेमस टीचर है शशि शरण सर, इनके द्वारा जो एनसीईआरटी का 360 डिग्री, इस बुक में जो मॉडर्न हिस्ट्री का, ये इतिहास की पुस्तकें हैं, है ना, पेज बाय पेज आपको लाइन बाय लाइन मिलता है। इससे जो निचोड़ निकला है ना, वो निचोड़ को भी इसमें हम शामिल कर दिए हैं, तो और भी अपग्रेडेड ये हमारा कंटेंट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला में आज के पहले एमसीक्यू से। जवाब दीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक को हमने, एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था, तो यूरोपीय कंपनियों, यूरोपीय लोगों का आगमन इंडिया में किस तरह से हुआ, इसी के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के साथ व्यापार के लिए, देखिए एक ही प्रश्न है, एक ही आंसर है, और उसका पूछने का नजरिया बस बदलता है और कुछ भी नहीं बदलता है, और हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी। अब यह टर्म देख के हम लोग डर जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग यही देखकर डर जाते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है, शुरू करने वाले पहले लोग कौन थे? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। आप देखेंगे कि यहां पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नीदरलैंड के निवासी डच और ऑल ऑफ दिस भी है। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइएगा। कमेंट जो भी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि 1A इस तरह से लिखकर आप जब कमेंट करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसे एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे तो और भी बेहतर होगा। देखिए, अब यहां पर आप जानते हैं कि संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन से। ध्यान में रखना है, ये आपका सिंपल सा आंसर है डच। क्या आंसर है? डच। अब ये डच सबसे पहले मन में आता है, ठीक है, डच नीदरलैंड के निवासी को ही कहते हैं। और ये VOC यानी हमारा, ये है हमारा वेरिनीज ओस्ट इंडिसीज कंपनीज, जो कि आपको ये डच कंपनी में लिखा हुआ है, जिसको VOC सिंपली सभी जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखना है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि आप जल्दीबाजी में VOC देखकर लगा देंगे, जबकि आप पहले यह ध्यान में रखिए कि VOC बोलिए, नीदरलैंड के निवासी बोलिए, डच बोलिए, ये सभी एक ही तो है ना। इसीलिए आपका ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, सभी एक ही है। देखिए यहां पर हमने विकल्प में, इस बुक में हमने डाला है पुर्तगाली और स्पेनिश राज्य समर्थित उद्यम थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ये संयुक्त पूंजी कंपनी, यानी कंपनी स्थापित करने के भी अलग अलग टाइप्स था। यानी जैसे कि मान लीजिए कि आप लघु उद्योग ओपन कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगाकर किसी कंपनी को स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसी तरह से संयुक्त पूंजी कंपनी बोले तो डच आपका आंसर होगा। जब राज्य समर्थित कंपनी बोले तो आपको पुर्तगाल और स्पेन 2 देश याद रखना है। ये बातें आप समझ पा रहे हैं क्या? यस और नो जल्दी से बताइएगा। ये समझ रहे हैं क्या? संयुक्त पूंजी कंपनी में डच आएगा, डच का 3 नाम समझ में आ गया। अगर राज्य समर्थित उद्यमी की बात करें तो फिर डच आपका आंसर नहीं होगा, पुर्तगाली और स्पेनिश आपका आंसर होगा, ठीक है ना। उसके साथ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी आप सभी जानते हैं, ये क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। याद देखिए, ये भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है।
इसका मतलब ये हो गया कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन यहां देखिए कितना अच्छा कंफ्यूजन क्लियर किए हैं, लेकिन डच कंपनी ने इस मॉडल को और अधिक प्रभावी ढंग से विकसित किया था, इसीलिए आपका आंसर पहले डच होगा। अगर डच ऑप्शन में ना हो तब आप अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी ओवरऑल हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये भी हमारा क्या था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इंग्लिश में, संयुक्त पूंजी कंपनी हिंदी में, लेकिन ये ज्यादा यानी इसमें उसकी व्यवस्थाएं, इसका मॉडल ज्यादा प्रभावी था, मोर इफेक्टिव था, और इसका थोड़ा सा उससे कम था, जबकि दोनों यही था हमारा, ज्वाइंट ही था, ठीक है ना, ज्वाइंट कंपनी ही था। लेकिन जब इस तरह से बात करें प्राथमिकता के लिए तो ध्यान रखना है आपको क्या, डच पहले, फिर अगर ऑप्शन में ना हो तब अंग्रेज पर जाएंगे। दोनों अगर दे तो आपको हल्ला नहीं करना है। बोले कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय शक्ति ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स की स्थापना या फिर निर्माण करता है, यह बताना है। यूरोपीय शक्ति की बात करें जिन्होंने पुर्तगालियों को हराया, अब सोचिए वो कौन था जो पुर्तगाली को हराते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या, बोलिए अंग्रेज आ रहा है क्या? सबसे ज्यादा आंसर तो यही आता है कि अंग्रेज होगा। जल्दी से बोलिए, बी नंबर बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। पुर्तगालियों को हटाकर आधुनिक, अब यहां पर यही हो गया। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कोच्चि में, जो कि केरल में है वर्तमान में, है ना, केरल में उन्होंने फोर्ट विलियम की निर्माण करता है, और इस बात से यहां समझ में आ जाता है कि पुर्तगालियों को हटाने वाला, हराने वाला और कोई नहीं बल्कि डच आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपका आंसर भी सही आ रहा है, बहुत सुंदर। अगला चलिएगा, अब चलते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन आप सभी जानते हैं 31 दिसंबर 1600 में गठन होता है ना। ध्यान रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जल्दी से बताइएगा, भारत का मुगल बादशाह कब? 1600 ईस्वी की बात अगर करेंगे तो भारत में मुगल बादशाह कौन था? हमने कई बार आपको ट्रिक बताया है। सबसे पहले तो मुगल बादशाह का अगर आप शासन काल जानेंगे तो सबसे ज्यादा आसानी होगा। ध्यान रखना है, जैसे जहांगीर का शासनकाल अगर हम बात करें तो 1605 हो जाता है। क्या 1605 से होता है स्टार्ट 1627 जहांगीर का, ठीक है ना। और 27 के बाद ये शाहजहां जो है वो 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है। अकबर का अगर हम बात करें तो हाँ, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर आ जाएगा, सॉरी सी नंबर, यानी 6 नहीं, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ईस्वी याद रखेंगे, आप सभी इसे ट्रिक से तो जानते ही हैं, है ना। अदरवाइज सबसे पहले जहांगीर, जहां फिर बाद में जहां, पहले जहां फिर बाद में जहां, यानी जहांगीर फिर बाद में यानी शाहजहां हो गया। उसके बाद याद रखना है आप सभी को, यह हो गया डायरेक्ट 5 से 27, फिर 28 से 58 डायरेक्ट हो गया। उससे पहले अकबर आपको ध्यान में रखना है, सभी जानते ही हैं, अकबर यानी 1556 से 1650। और औरंगजेब देखिए हमारे इस बुक में भी लिखा हुआ है सब कुछ, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। तो औरंगजेब जानते हैं, जहां और शाहजहां यानी जहांगीर, ठीक है ना, याद रखना है जहांगीर और जहां फिर शाहजहां, और उसके बाद दोनों को क्या कर लीजिए, जेब में रख लीजिए, ये सभी याद है, ठीक है। हाँ, ईस्वी याद करना, क्रम तो याद ही रहता है, बस ईस्वी भूल जाते हैं, ईस्वी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? अब यहां पर फिर से देखिए, अकबर के समय में 1600 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। लेकिन किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना पहला कारखाना खोल पाता है? अब बोलिए। तो ध्यान रखना है, तब क्या हो जाएगा? जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस दोनों में आपको समझना होगा, ठीक है ना। वहां क्या हुआ कि 1600 ईस्वी में लंदन में हुआ, लेकिन जब भारत में पूछे तब आपको ध्यान में रखना है जहांगीर। क्या याद रखना है? जहांगीर। आप मेरे पूरे सीरीज को जरूर देखें। देखिए, अंग्रेजों का पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, लेकिन उतना ये मजबूत नहीं था। और पहला किलाबंद कारखाना जब पूछे, दोनों में अंतर है, ध्यान में रखना है।
किलाबंद कारखाना पूछे तब आपका आंसर सूरत हो जाएगा, जो कि 1613 ईस्वी में स्थापित हुआ। दोनों ही घटना जहांगीर के ही शासनकाल में होता है, और जहांगीर का शासनकाल आप सभी को पता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। यानी दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर के शासनकाल में दो कारखाना आपको याद रखना है, पहला मसूलीपट्टनम का और दूसरा किलाबंद कारखाना सूरत का। किलाबंद 1613 और सिंपल अगर बोले तो 1611। मसूलीपट्टनम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1613 याद हो गया, किलाबंद कारखाना सूरत। 13 सूरत नहीं देखूंगा, वाह क्या ट्रिक हम बना दिए। 13 सूरत नहीं देखूंगा, 13 वाला याद रखना है सूरत। ठीक है ना, हाँ, इसीलिए क्या कीजिए, सूरत को बंद कर लीजिए, किलाबंद आपका सही जवाब हो जाएगा। तो 1613 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली किलाबंद फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो 13 सूरत नहीं देखूंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। ठीक है, देखिए 1612 में सूरत में के नौसैनिक युद्ध के बारे में आप जानते हैं। पुर्तगालियों पर जीत हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना पहली अस्थाई और किलाबंद, ये दोनों बातें ध्यान में रखना, अस्थाई और किलाबंद दोनों कारखाना सूरत के लिए ध्यान में रखना है। और क्या याद रखना है, क्या कि नौसैनिकों के युद्ध में पुर्तगालियों पर जीत होता है, पुर्तगाली हार जाते हैं और अंग्रेज यहां पर अपना कारखाना स्थापित कर पाते हैं। तो घटनाक्रम भी आपको ध्यान में रखना है। वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने पुर्तगालियों के को स्वाली, है ना, ध्यान रखना है, के स्थान पर हराया था? जल्दी से बताइएगा, स्वाली के स्थान पर। अब देखिए क्वेश्चन बेजोड़। ठीक है, वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ध्यान रखना है, वो हो जाएगा क्या? थॉमस रो। अब देखिए सोचने वाला बातें हैं। अब यहां पर आपको पुर्तगालियों को हराया, आप आंसर क्या दे रहे हैं जल्दी से बताइए। देखिए दो नाम याद आता है, एक तो थॉमस रो का नाम याद रखिएगा और एक थॉमस बेस्ट का नाम याद रखिएगा। दोनों का हम अंतर बताते हैं, थॉमस रो और थॉमस रो और थॉमस बेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये थॉमस रो से क्या, तो राजदूत, ये क्या थे बोलिए, राजदूत हुआ करते थे। लेकिन यहां तो अंग्रेज अधिकारी पूछा, यही सब गलती आप कर बैठेंगे। जब अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो थॉमस बेस्ट हो जाएगा, ये अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। ये आप पहले समझिए। देखिए पढ़ना है ना तो मन से भाई पढ़ो, अदरवाइज फिर तो आप टाइम पास कर ही रहे हो। थॉमस रो राजदूत हुआ करते थे और थॉमस बेस्ट जो थे वो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। हमारे नोट्स में है, थॉमस रो एक राजदूत थे, हॉकिंस एक प्रतिनिधि बनकर आए थे, जॉर्ज चाइल्ड एक गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है ना, कैप्टन थॉमस बेस्ट नवंबर 2016 में सूरत में स्वाली में लड़ाई किए और पुर्तगालियों को बेरको उन्होंने हरा दिया। और थॉमस बेस्ट कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। हम बार बार कहते हैं ना कि हमारा कंटेंट बोलता है। देखिए कितना अच्छा है, थॉमस रो राजदूत, हॉकिंस प्रतिनिधि, जॉन चाइल्ड गवर्नर, समझ में आ गया? कैप्टन थॉमस बेस्ट एक अधिकारी। वाह, बोले हम ही खाली वाह वाह करें, वाह 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 कर रहे थोड़ा बहुत, ऐसे काम थोड़े चलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने स्थापित किया? अब देखिए सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना किसने किया, तो हम बता दिए कि सूरत में 1613। 13 सूरत नहीं देखूंगा, वाह हो गया। तो सूरत, अब समझ में आ गया कि पुर्तगालियों की यहां पर हार तो होती है, अंग्रेज यहां पर जीत जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1613। 13 सूरत नहीं देखूंगा, ने पहला कारखाना स्थापित किया। अगर हम डच, मेरे मन में आएगा डच, तो डच के लिए भी ध्यान में रखना है। डच ने 1616, क्या बात है, डच ने 1616 में और फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना कारखाना स्थापित करता है। रटिए भाई रटिए, हम बार बार कहते हैं, इधर उधर मत भटकिए, रटिए भाई रटिए। पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र गोवा था, सूरत नहीं था। ये बातें खोपड़िया में बैठा लीजिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो बंबई किससे प्राप्त किया था?
ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? आप सभी जानते हैं कि बाप का माल समझ लिया था, पूरे इंडिया का टुकड़ा करने का प्लान था और बंगाल का विभाजन, अब देखिए मुंबई उसके बाबू का था, गिफ्ट कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? जल्दी से बता लीजिए, ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को क्या, तो बंबई जो था ना, पुर्तगालियों ने अपना बाप का माल समझ के दे दिया था। तो पुर्तगाली आपको ध्यान में रखना है। बात 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, वाह 1661 की बात है, कैथरीन ऑफ ब्रागांजा, ब्रिगेंजा जिसको बोलते हैं, मूवी में भी देखे है ना, तो दहेज के हिस्से के रूप में बंबई अंग्रेज को दे दिया। कंपनी ने 1668 ईस्वी में राजा चार्ल्स द्वितीय से पट्टे पर ले लिया। हाय रे, मतलब पूरा देश का तबाही कर दिया। ठीक है ना, चलिए याद हो गया होगा, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया, पुर्तगालियों से। नीचे वाला भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह गवर्नर, ध्यान से देखिएगा, जिसने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वह गवर्नर कौन था जिसे, यानी गवर्नर कौन जिसको लात मार के अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? जल्दी से बताइएगा, वो कौन थे गवर्नर? ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? तो वो हो जाएगा हमारा सर जॉन चाइल्ड, बच्चा समझ के भगा दिया। ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा 9 नंबर का सर जॉन चाइल्ड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन आपके दिमाग और दिल में बैठा हुआ है। थॉमस रो और जॉब चार्नोक औरंगजेब के समय में थे, लेकिन इसे निष्कासित नहीं किया गया था। ये बातें ध्यान में रखना है। तो आपके मन में जो थॉमस रो और डी और सी आ रहा है ना, ध्यान में रखना है, निष्कासित करने वाला घटना बात करेंगे तो आपको बच्चा समझ के घर से निकाल दिया है ना, बच्चा समझ के, चाइल्ड बोले तो बच्चा समझ के गवर्नर को क्या किया, घर से निकाल दिया। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में हुआ था। इसका तत्कालिक कारण क्या था? बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाँ, ये भी बात आप सही बोल रहे हैं दुर्गा दीदी, कह रहे हैं कि सर पहले ही आंसर। देखिए आपको नीचे पढ़ने से बढ़िया यहाँ वाला पढ़ना चाहिए ना। अब यहाँ पर अगर ये मेरा बुक का कंटेंट है जहां पर आपको इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे दिए, अब अगर हम पढ़ा रहे हैं टेस्ट, तो आप इसका पीडीएफ ले लीजिए, टेस्ट मोड वाला मेरे पास पीडीएफ है ना। टेस्ट देना है तो आप खुद से पढ़िए और टेस्ट दीजिए। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, आपको हम समझा भी रहे कि इस तरह का ऑप्शन रहता है जो कि कंफ्यूजन वाला होगा, तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको हम एक्सप्लेन करके ये बता रहे हैं कि कहां कहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका ये आंसर है, आप नीचे देख के तुरंत थोड़े ना बता पाइएगा। देखिए तो थॉमस रो लगा दीजिए, आप भी देख के गलतियां ना लगाए थे, है ना, तो सुप्रिया जी लगा दिए थे गलती, यहाँ थॉमस रो देखा और थॉमस रो लगा दिया। तो इतना पागल हम ना है, थोड़ा सा दिमाग खराब है। अब याद देखिए, ये एक्सप्लेनेशन है आपका जो देखिए क्या होता है ना, हम लोगों का ये कमी बोलिए स्टूडेंट लाइफ में, कि जब पीछे एक्सप्लेनेशन रहता है ना किसी बुक में, तो हम लोग आलस से पीछे नहीं पलटते हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं। जबकि इस तरह से अगर हम दे देंगे ना हर क्वेश्चन के नीचे बुक में, मेरा बुक आप मंगवा सकते हैं, है ना, क्लास नोट्स के रूप में भी उपलब्ध है, थॉमस रो और जॉब चार्नोक। तो इसको आप पढ़ेंगे ना, इसका टेस्ट मोड वाला भी बुक आएगा और एक आएगा जो कि आप स्टडी करेंगे। तो ये बातें आपको हम पढ़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। जैसे अब इतना क्यों झमेला पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन पढ़िए, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे हम आंसर तो नहीं लिखे हैं जो कि आप बता पाएंगे, ये अच्छा स्टाइल है और हम जल्दी से कवर करा पाएंगे। चलिए, प्रथम कर्नाटका युद्ध 1746 से 48, तत्कालिक कारण बताइए जल्दी से। ध्यान रखना है कि कर्नाटका युद्ध जो है ना, अंग्रेजों ने नाटक किया, तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। नहीं, कोई चीज का अधिग्रहण हो गया, बोले कोई दिक्कत है, कोई फीडबैक अगर आप दे रहे हैं तो उसको हम अमल में लाएंगे। पहले एज ए टीचर आपको हम कन्विंस करना चाहेंगे, अगर आपकी जरूरत या फिर आपको कुछ लगे उलझन वाला तो उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। कल हम अगले स्लाइड में इसको दे देंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं कीजिए। फिर क्या होगा ना, देखिए अगर इसको हटा के हम अगले स्लाइड में दे देंगे इस जगह, फिर यहां पढ़ाओ और फिर बैक करो, फिर यहां पढ़ाओ फिर बैक करो, तो फिर हम जल्दी से अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। इसीलिए हम नीचे में दे दिए हैं, आप कहेंगे तो हम इसको ब्लर कर देंगे, फिर परेशानी हमारा हो जाएगा। इसीलिए पढ़ना है, सीखना समझना है, बाकी सेल्फ स्टडी करके ही आपका उद्धार होगा। मेरा प्रवचन सुनने से कोई काम नहीं होगा। आपको प्रिंटेबल पीडीएफ हम भेज देंगे, आप उसको प्रिंट करा के टेस्ट दे देना,
जबरदस्त तरीके से। हम अलग अलग तरीके का क्वेश्चन इसीलिए तो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं कि आपका बेस ठीक हो जाएगा। अगला चलिएगा। हाँ, तो ये हम बता रहे थे कि ये कर्नाटक, नाटक कौन करेगा, तो ध्यान में रखना है नाटक करेगा अंग्रेज, और अंग्रेज क्या करेगा, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करेगा, और इसी के चलते लड़ाई झगड़म लत्तम जुत्तम हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना है। यूरोप में याद रखना है ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध जो कि 40 से 48 के दौरान हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद याद रखना है अंग्रेजों ने फ्रांसीसी व्यापारी के जहाजों को पकड़ लिया, और इसके जहाज में क्या हो गया, जल्दी से बताइए। तो याद रखना है कि फ्रांसीसी गवर्नर उस समय डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, और इसी के कारण सारा मामला भड़क गया और कर्नाटक युद्ध हो गया, ठीक है ना। तो कर्नाटक युद्ध इसीलिए हो गया, ये बातें ध्यान में रखना है। मद्रास पर कब्जा करने वाली बातें अगर होंगी, है ना, तो प्रमुख घटना थी, लेकिन इसमें तत्कालिक कारण के रूप में इसे नहीं जानते। तो एकदम कंफर्म हो गया। हैदराबाद का संघर्ष द्वितीय युद्ध के दौरान, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण पहला, ठीक है। हैदराबाद का संघर्ष दूसरा कर्नाटक, और तीसरा कर्नाटक युद्ध, ये बातें ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सारा अब जो अभी आपको ऑब्जेक्टिव हम कराए वो सभी लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव में आप रट नहीं सकते क्योंकि वहां तो आपको सपोर्ट मिलता है। अब आपको रट्टा मारना है तो ये हमारा वन लाइनर, जीएस वन लाइनर, आपको यहाँ पर वही सारा लाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 23 क्वेश्चन का 23 वन लाइनर था, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको बताए, अभी और क्लियर हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ, अभी जस्ट बताए हम। प्रथम कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण अंग्रेजों के द्वारा, इसी के कारण हुआ, और इसका अंत किस संधि से हुआ, तो ध्यान में रखना है इसका हो जाएगा एक्स ला सैपल की संधि, ठीक है ना। कर्नाटक, पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक, ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ। पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक में हुआ, और मद्रास की संधि, कंफ्यूजन ना हो, मैसूर युद्ध में हुआ था, याद रखना है। प्रथम मैसूर, मोसे मैसूर और मोसे मद्रास की संधि, इसका मतलब प्रथम कर्नाटक का एक्स ला सैपल, सैपल याद रखना है, पहले आप सैंपल लाओ फिर कोई बात होगी। तो सैपल मतलब सैंपल, आपको ध्यान रखना है, ओके, याद हो जाएगा प्रथम कर्नाटक के लिए। प्रथम मैसूर युद्ध, मैसूर मतलब मद्रास, लेकिन क्या है, परिणाम पूछ दिया है ना, कारण नहीं पूछा है, ठीक है। बस 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अभी मत जाओ, अभी न जाओ छोड़ कर, क्लास अभी हुआ नहीं, अभी तो पढ़ने बैठी हो, कहाँ चल रही हो तुम, पागल क्यों बनती हो, अभी तो क्लास हुआ नहीं, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, मैसूर का युद्ध आपको हम बता दिए, मद्रास की संधि, ठीक है, मद्रास की संधि, और क्या बताना है आपको, क्या बताना है, हाँ, मद्रास की संधि के लिए पूछा गया है इसका परिणाम। परिणाम तो बहुत बुरा होगा, क्या होगा बताइए, कुछ नहीं होगा, बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन छाड़ते हैं। अगर आपको इस तरह से लाइब्रेरी का क्लास 8 बजे ले लेंगे, अभी सिलेबस नहीं आया ना, इसीलिए थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कल हम पढ़ा रहे थे हाई लेवल का कंटेंट, सिलेबस आने दीजिए ना, ऑलमोस्ट हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से, और लेंगे तो एप्लीकेशन पर क्लास लेंगे। एप्लीकेशन पे 400-500 स्टूडेंट का एडमिशन है, 10-12 ही जुटता है, इसका मतलब बेकार है, पैसा दे के भी कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, सिलेबस आने दीजिए, फिर पढ़ेंगे ना अच्छे तरीके से, बीच बीच में आएंगे, चिंता मत कीजिए, आपको भूले नहीं है और भूलने नहीं देंगे, है ना। आने दीजिए ना सिलेबस, सिलेबस आएगा तो ताबड़तोड़ डेली 3 घंटे का क्लास देंगे ना। अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, ऑलमोस्ट बहुत पढ़ा दिए हम, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो लगभग 150-200 वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन पर इतना सारा क्लास किया हुआ है, बुक आप परचेज कर चुके हैं, कितना पढ़े, है ना। आने दीजिए प्लीज सिलेबस, क्लास लेंगे। अब वही बचा है जो 12, जैसे आईसीटी पढ़ा रहे थे, रिपीट हो रहा था क्वेश्चन, हाँ, तो ध्यान रखना है
ब्रिटिश विजयी हुए थे, पूछा गया है। हैदर अली विजयी हुए और ब्रिटिश का पराजय हुआ। यह निर्णायक यानी अनिर्णायक रहा और इसका अंत पेरिस की संधि से हुआ। जल्दी से बताइए क्या होगा। बी नंबर आ रहा है। हम चाहेंगे कि आप इसे कमेंट करेंगे और इस क्लास के बाद देखिए आप मेरा वीडियो देखेंगे तो हाइप्ड का ऑप्शन है, जरूर आप इसे हाइप करेंगे, है ना, हर क्लास को। यहाँ पर सब कुछ आपको जीएस में सुमेलित किया हुआ है, यहाँ पर हर चीज मिल जाएगा। देखिए परिणाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्रिटिश की क्या हुई थी मैसूर में, तो हार हुई थी, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हो गया ना, तो सारा चीज आपको मिल जाता है निश्चित तौर पे। ये जीएस पॉइंटर है, आप इसे पढ़ लेंगे। चलिए यहां पर देखिए, किस यूरोपीय ने भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप करके भू क्षेत्र प्राप्त करने की नीति शुरू की, जिसे बाद में तलवार की नीति कहा गया। जल्दी से बताइए, पॉलिसी ऑफ स्वॉर्ड। जल्दी से बताना है कि किस यूरोपीय ने भारतीय राजाओं के झगड़े में इंटरफेयर करते हुए भू क्षेत्र प्राप्त करने की नीति शुरू करती है और उसे तलवार की नीति कहा जाता है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलिएगा। तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये क्या कहा, किस यूरोपीय ने, यानी नाम पूछा गया है। याद रखना है क्या हो जाएगा, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। बिल्कुल आपको याद रखना है। फ्रांसिस पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसको हम लोग बोलते हैं ने दक्षिण भारत में, ये बातें ध्यान रखना है। डुप्ले आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तलवार की नीति, पॉलिसी ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना, फैक्ट्री हम बता चुके हैं। जल्दी से बताइएगा, मसूलीपट्टनम नहीं होगा, सूरत में अंग्रेज, है ना, सूरत में अंग्रेज। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या कुछ। भारत में फ्रांसीसियों का सबसे पहला कारखाना, फ्रांसीसी ने भी सूरत में, ठीक है ना, क्रम अलग अलग है, बाकी सूरत आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक 1 खत्म हो जाता है। क्या हो गया था, नहीं टॉपिक 1 नहीं, 99। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस फ्रांसीसी राजा के शासनकाल में स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी राजा के शासनकाल में, तो ध्यान रखना है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी के राजा लुईस 14वें, सभी जानते हैं ना, ये बहुत ही पॉपुलर नाम है, लुईस 14वें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक के रूप में किसे जानते हैं, बोलिए। अब देखिए यहां भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक की अगर हम बात करें, तब आपको याद रखना है क्या, 14वें नहीं होगा। ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, मार्किस डी कलार्ट, ये बात याद रखना है। कॉलबर्ट, क्या याद रखना है, मार्किस डी कॉलबर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्थापक में ये हो गया, ध्यान रखना है, और ये क्या था, तो ये राजा हुआ करता था। दोनों में अंतर है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के लिए आपको कॉलबर्ट याद रखना है, और राजा बोले तब आपको क्या याद रखना है, लुई 14वें, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हर एक बात को हम डाल दिए हैं इस कंटेंट में, आप हमारा क्लास ज्वाइन जरूर करें। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित किया गया कारखाना, अब बंगाल की बात करें, देखिए अब यहाँ डचों द्वारा प्रस्थापित कारखाना और यहाँ बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना, तो ध्यान रखना है बंगाल में डचों द्वारा प्रमुख स्थापना कहां, तो बंगाल में चीन सूरा आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, तो चीन सूरा आपको ध्यान में रखना है। डचों ने 1635 ईस्वी के आसपास हुगली नदी के किनारे चीन सूरा जो कि बंगाल में है अपनी मुख्य बस्ती और कारखाना, तो बस्ती पूछे या कारखाना पूछे, दोनों आपको ध्यान में रखना है। बस्ती पूछे या कारखाना पूछे, दोनों याद रखना है, आपका डच हो जाएगा। डच ने हुगली नदी भी आपका सही होगा और चिनसूरा भी सही होगा। ये हुगली नदी के किनारे चिनसूरा क्या था, बस्ती था, या फिर वहां पर कारखाना स्थापित किया था, बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो बाद में उनका प्रशासनिक केंद्र बना। ध्यान में बार बार कासिम बाजार भी आता है ना, कासिम बाजार और हुगली में डच की फैक्ट्रियां लगी थी, लेकिन चिनसूरा प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता था। अब यानी आपका कासिम बाजार और हुगली भी आपको परेशान करेगा, लेकिन चिनसूरा प्रमुख केंद्र हुआ करता था, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। पिपली उड़ीसा में था, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको हम बता देते हैं। भारत में डचों का सबसे पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ, जल्दी से बता दीजिए। भारत में डचों का कारखाना, जल्दी से बताइएगा। फ्रांसीसी अभी आया था, डच नहीं आया था। भारत में डचों का पहला कारखाना
तो अब ये आपका ऑप्शन होगा पिपली। जब भारत में पूछे तो पिपली, और इधर बंगाल में पूछा था तब आपका चिनसूरा। हे प्रभु, समझ रहे हैं ना, लेवल आप समझिए हमारे कंटेंट का। बंगाल पूछे तो आपका आंसर चिनसूरा, और अगर भारत पूछे तब पिपली, बिल्कुल जो उड़ीसा में। समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारा जीएस पॉइंटर का फिर है, आप इसको अच्छे से रटेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है टेस्ट में। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का अब सही क्रम जल्दी से बता दीजिए। आप सभी को पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आया, फिर अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। डच पहले आए थे, आने का क्रम जब पूछे कहां गया, आगमन का क्रम पूछे तो अंग्रेज से पहले डच। यहां देख लीजिए ईस्वी, पुर्तगाली 98 में, डच 1602 और 5 में, ठीक है ना। अंग्रेज 1600 लिखते हैं लेकिन 8 इसको समझेंगे क्योंकि बाद में, और फ्रांसीसी सबसे। डेनिश 1620 में, ये बातें भी ध्यान रखना है। और स्वीडिश, ऑस्ट्रेलियन, अन्य बात भी शक्तियां आई थी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय बस्ती, उससे संबंधित सही युग्म कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, अगर सही युग्म की बात करें, सोच के जल्दी से बताइए। देखिए पांडिचेरी, देखिए यहां पर है पांडिचेरी, आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी 1674 ईस्वी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय और प्रमुख बस्ती था। आपसे पूछा गया है बस्ती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये जो हमारा ट्रैवनबार्ग था, ये तमिलनाडु डेनिश का मुख्य बस्ती हुआ करता था। आपसे पूछा गया है यूरोपीय, सिंपल सा, तो आपका क्या हो जाएगा, पांडिचेरी पुदुचेरी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, उसके बाद चलिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाला प्रमुख शक्तियों का सबसे अंत में कौन आया था। सबसे अंत में आने वाला कौन हो जाएगा, फ्रांसीसी। बिल्कुल, फ्रांसीसी सबसे अंत में, पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। ठीक है, पहले आया ये, फिर आया डच, फिर तीसरे नंबर पर अंग्रेज और चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन है, नहीं अब जाइए, ये देखिए आपको याद कर लेना है, ये ईस्वी भी इसमें दी हुई है। ठीक है, ये वन लाइनर का था। बस टॉपिक 1 आज खत्म हो गया निश्चित तौर पर, है ना। और आपको कैसा लगा, कल हम लोग टॉपिक 2 शुरू करेंगे, और टॉपिक 2 का नाम है, बता दें टॉपिक 2 का नाम, जस्ट बता दें टॉपिक 2 का नाम सुन लीजिए। चलो शुरू में है क्या, इसी जगह तो टॉपिक 2 का नाम बता देंगे ताकि आप इंतजार करेंगे। अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी हो तो आप जरूर पढ़ के आएंगे, तो और भी मजा आएगा आपको क्लास करने में। कहाँ भाग गया, जस्ट रुक जाइए। कल जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ऑल अबाउट रहेगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय बंगाल की जो एक्टिविटी थी उसके बारे में हमारा टॉपिक है, और 1 दिन में खत्म हो जाएगा।